Yes, over 18 million people have been affected with autism. इंडिया में टोटल 18 मिलियन पीपल ऑटिस्टिक है। Yes. ओह ओके। मेनोपॉज एक नेचुरल फेज है वुमेन लाइफ का। मूड स्विंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, हॉट फ्लैशेस, घबराहट होना, बेचैनी होना। तो हमने ड्यूरिंग आवर यूथ एज अ वुमेन एज अ गर्ल हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या वो डूज एंड डोंट्स है? जब भी मेनोपॉज का पीरियड आता है तो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि मेनोपॉज आ रहा है। लाइक 1 ईयर से पीरियड्स नहीं आया है आपको तो ही वो मेनोपॉज में काउंट होता है। आज हमारे साथ है पेन एंड रिहैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रेया मोरे। डॉक्टर श्रेया मोरे हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन। उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जैसे कि पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पेन, women suffering from menopause, and even autistic children. Presently, she is working from Kalyan, but basically she is from वलसाड, गुजरात। ते वलसाड ने गर्वित डिक्री छे। जी हाँ, स्वागत करते हैं श्रेया जी का। श्रेया जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम टू एस्पायरिंग डायलॉग्स। थैंक यू सो मच। आपको भी गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस आई एम वेरी पॉडकास्ट। एक्साइटेड फॉर द टुडेस पॉडकास्ट। ओके, तो शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। यस। तो आज बेसिकली आप किस टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहेंगे? मैं जिसमें अवेयरनेस लाना चाहती हूँ वो है एक वुमेन्स हेल्थ का टॉपिक, दैट इज मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज एक ऐसा टॉपिक है जो अब तक टच नहीं किया है किसी ने। या इनफैक्ट मैं भी आज पहली बार ये टर्म सुन रही हूँ। यस। ओके, तो पहले मेनोपॉज की बात करते हैं। यस, तो जहाँ तक वी एज नॉन मेडिकल पीपल मेनोपॉज हम वुमेन में देखते हैं, और इस पीरियड में एक ऐसा पीरियड है आई जिसमें बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, और वी एज अ फैमिली मेम्बर्स डोंट कम टू नो कि अचानक से हमारी जो माँ है या फिर जो भी बुजुर्ग लेडी है इनके साथ क्या हो रहा है, क्यों ये टैंट्रम्स आ रहे हैं, क्यों इस तरह से वियर्ड बिहेवियर आ रहा है। तो वी एज वुमेन हमें क्या पता होना चाहिए, और ऑल्सो वी एज फैमिली मेम्बर्स, घर के सन, हस्बैंड, ये एज फैमिली मेम्बर्स इन्हें क्या क्या पता होना चाहिए? मेनोपॉज एक नेचुरल फेज है वुमेन लाइफ का। हमारे मून फेज के बाद एक पेरीमेनोपॉज आता है और उसके बाद मेनोपॉज आता है, जो 40 to 45 जनरली इंडियन वुमेन में हमको देखने मिलता है। सो उसमें हमारे जो रेगुलर मून साइकिल्स है वो बंद हो जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस जैसे कि बोन डेंसिटी कम होना, बोन मास, मसल मास कम होना, ये सब देखा जाता है। मूड स्विंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, हॉट फ्लैशेस, घबराहट होना, बेचैनी होना, ऐसे सब हमको मेनोपॉज पीरियड में बहुत सारा चेंजेस दिखाई देता है। ओके, तो मतलब एक नॉर्मल घर में अगर हम देखें 40 to 50 के एज स्पैन में जो महिलाएं होती है, इनमें हमें अक्सर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो या मेंटल हो, व्हाटएवर। तो क्या ये डायरेक्टली मेनोपॉज से लिंक्ड है? ऐसे बोल सकते हैं, यस इट इज़ लिंक्ड, बट उसमें लाइफस्टाइल भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ एक्टिव और आप अच्छे तरीके से अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या डाइट अच्छा रख रहे हैं, सीडेंट्री नहीं है, तो आपका मेनोपॉजल जो फेज़ है वो अच्छा जाता है। सो इट इज़ लिंक्ड बट नॉट completely linked with the menopause phase of the woman. Lifestyle and diet also plays an important role in this. The reason I'm asking is 40-50 के बीच के जो मेल्स हैं इनमें हमें इतने चेंजेस नहीं दिखाई और देते, हेल्थ इश्यूज भी नहीं दिखाई देते, जबकि वुमेन में ज़्यादा दिखाई देते। ओके, यू एंड मी एंड हमारे व्यूवर्स, इनमें यंग जनरेशन भी हमें देख रहा है। तो हमने ड्यूरिंग आवर यूथ एज अ वुमेन एज अ गर्ल हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या वो डूज एंड डोंट्स है जिसके वजह से वी विल एनकाउंटर अ पीसफुल मेनोपॉज, ये सारे स्ट्रेस हमें नहीं झेलने पड़े? एक तो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाना है हमें, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है, फिटनेस मेंटेन करना है, ओवरवेट या एक्सेसिव वेट गेन नहीं करना है,
लाइक 25 to 35 के एज के बीच में नहीं करना है वो चीज़ें। एक्सट्रीम डाइट प्लान नहीं जाना है, जैसे कि किसी को वेट लॉस करना है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट प्लान करते हैं एंड सडनली वेट गेन हो जाता है। तो ड्यूरिंग देयर 40s एंड 45 50s के दौरान जब भी मेनोपॉज का पीरियड आता है तो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि मेनोपॉज आ रहा है। सो डायरेक्टली हमारे जो मून साइकिल है वो बंद नहीं होते, बट उनमें उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, जैसे कि मूड स्विंग्स चेंज होना, ज़्यादा एंजाइटी, एंगर, स्लीप नहीं आता, इंसोम्निया में ज़्यादा उन लोग इंसोम्निया ज़्यादा होता है उनको। फिर हॉट फ्लैशेस, जैसे कि ब्रेन फॉग होना, कुछ तो चल रहा है दिमाग में बट पता नहीं है क्या चल रहा है। सो दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मेनोपॉजल फेज। जिस घर में एक महिला मेनोपॉज से गुजर रही है, उनके घर वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने किस तरह से डील करना है उनके साथ? अब हमारे लिए तो इतना है कि वो गुस्सा कर रही है, बट हमें ये नहीं पता कि दिस इज ड्यू टू द मेनोपॉजल इफेक्ट, है ना? तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये सभी ये इनका पीरियड आ रहा है? मे बी हम एज की तरह एज वाइज समझ सकते हैं, बट हाउ डू वी डील विद देम? चाहे हम उनके बच्चे हो, चाहे उनके इन लॉज हो, हस्बैंड हो, हाउ डू दे डील, हाउ शुड दे डील विद देम? पेशेंटली, ये एक तो पेशेंटली डील करना और रेगुलर कम्युनिकेशन रखना कि क्या हो रहा है, बॉडीली चेंजेस क्या हो रहा है उनमें, पूछना कि एंजाइटी नहीं हो रही है या स्लीप इंसोम्निया नहीं है ये सब को, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, यही मैं बोल पाऊँगी। ओके, सो इट इज़ मोर दैन अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऐसे टाइम पे। ओके, और कुछ मेनोपॉज रिलेटेड जो आपको लगता है हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए या फिर हमें नहीं पता कोई ऐसी चीज़? पेरीमेनोपॉजल फेज जो है वो पता होनी चाहिए। पेरीमेनोपॉज बेसिकली किस एज में आता है? हमें लेट 30s to 45 के बीच में इसको पेरीमेनोपॉजल फेज बोलते हैं। किसी का 2 years के लिए होता है, किसी का 8 years के लिए होता है, या तो 10 years के लिए। मतलब मेनोपॉज आने के पहले के 2 years, 8 years या 10 years, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। तो इट इज़ अ फेज वेयर वी शुड बी वेरी एक्टिव इन आवर लाइफस्टाइल। डाइट चेंजेस, मतलब डाइटरी चेंजेस अच्छे रखने हैं हमें, ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है हमें, और बहुत अच्छे से लाइक योगा, स्विमिंग, मेडिटेशन, फिर बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए वेट मैनेजमेंट या वेट लिफ्ट्स या रेगुलर एक्सरसाइज से ही ये अच्छा होगा। हाइड्रोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाइड्रोथेरेपी विच इज स्विमिंग, फिजियो में उसको हाइड्रोथेरेपी कहता है। मीन्स यू आर गिविंग योर बॉडी अ रिलैक्सेशन, गुड रिलैक्सेशन थ्रू स्विमिंग। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा तो अगर किसी के लाइफस्टाइल मतलब लाइफ में स्विमिंग है लेट्स से, तो हो सकता है कि उसका फेस थोड़ा पीसफुल हो। Can we say that? Yes, we can say that it would play a good role in the menopausal and postmenopausal phase, क्योंकि उनके मसल मास अच्छे रहेंगे, मसल ऑलरेडी स्ट्रेंथ रहेगा उसमें, so your the post life would be very good. Okay. अर्ली मेनोपॉज के बारे में, मतलब मैंने कहीं सुना था एक अर्ली मेनोपॉज करके भी एक ये होता है, फिनोमेना होता है, व्हाट इट इज? और it comes into perimenopausal phase only, so it is a term which is called perimenopausal phase. तो अर्ली मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल फेज सेम है? बीच में नहीं, वो उसके मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज के बीच में है वो। so when it comes, मतलब जल्दी मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज वो एक बार पीरियड्स बंद हो गए, मतलब किसी को ये मन नहीं आया और पीरियड्स बंद हो गए, उसको मेनोपॉज नहीं कहते। देयर इज़ अ साइकिल, लाइक 1 year से पीरियड्स नहीं आया है आपको तो ही वो मेनोपॉज में काउंट होता है। ओके, सो अर्ली मेनोपॉज कैन बी एज अर्ली एज 35 years of age too. 35 में मेनोपॉज? yes. सो दैट इज कॉल्ड अर्ली मेनोपॉज। वो या तो कैंसर के कारण हो सकता है, या तो ओवरीज की डिजीजेज है और उसके वजह से हिस्टेक्टोमी किया हुआ है, तो रिमूव किया है, दैट इज कॉल्ड अर्ली मेनोपॉज एज अर्ली एज 35। तो जो नॉर्मल मेनोपॉज है और ये जो अर्ली मेनोपॉज है, तो हमने तो देख लिया मेनोपॉज में क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या स्ट्रेस आ रहा है, तो सिमिलर स्ट्रेस यही होता है या थोड़ी लेवल इसमें ज़्यादा होती है या कम होती है?
नो, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू ओके कि वो अगेन कैसे उसको रिकवरी फेज में ला रहे हैं, उनका जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज है वो। ओके सो मेनोपॉज के बाद अगर लाइफ में कुछ आता है तो वो है एल्डर ईयर्स। यस। एल्डर ईयर्स में तो मैं कहूँगी इसमें मैं मेल और फीमेल्स दोनों को इन्वॉल्व करूँगी। यस। तो ये भी काफ़ी ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए टू डील विद ग्रैंड पेरेंट्स। थोड़ा नॉर्मल भी बोल दो तो उन्हें लगता है वी आर नॉट ट्रीटिंग देम वेल, डिप्रेशन आना एंड व्हाट नॉट बहुत होता है। तो ये भी इसमें मेरे को 3 सवाल आ रहे हैं, ये क्यों होता है मतलब यूजुअली, और क्या हम इसमें कोई मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, और अगर हमें मेडिसिन अवॉइड करने हैं तो मेडिसिन छोड़ के क्या थेरेपीज़ हैं जिससे हम वी कैन deal with these things? Yes, there are many holistic therapy which can be done in elderly. जैसे कि elderly patients में मैं musculoskeletal changes like muscle changes बहुत देखने मिलते हैं हमको। Muscle changes as in आप इसे define करेंगे थोड़ा? मसल मास कम होना मतलब इफ़ देर रेगुलर 45 year old और एक दूसरा हम इंडिविजुअल ले ले जिसको कोई डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या स्ट्रोक आ गया है, तो उनका मसल मास इज़ डिफरेंट, so strength is different. Okay. So to maintain that thing you need to be very active, or you at least week में आपको 4 days in a week you need to be active, like doing regular exercises, yoga, या आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, सो दैट प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल इन जीडियाट्रिक केसेस जो आप बोल रहे हो। अच्छा ओके आप आई हैव रेड अबाउट यू, आप एक्यूपंक्चरिस्ट भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो एंड पीपल डोंट इजीली प्रेफर दीज थिंग्स, उनको लगता है मेडिसिन से बहुत जल्दी राहत मिलती है, इंस्टेंट रिजल्ट्स है, तो can we rely on acupuncture and physiotherapy for this? Yes, it is a holistic approach. तो मतलब acupuncture plays a role in hormonal therapy. Okay. So it works on meridian energy basically, acupuncture. So it helps to calm your nerves. It helps to improve your mood swings. Okay. जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं एल्डरली को, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है या पेशेंस नहीं है, कुछ सुनने का पेशेंस नहीं है, सो दैट एक्यूपंक्चर प्लेज अ वेरी गुड रोल इन दिस। एंड फिजियोथेरेपी इज बेसिकली एक्सरसाइजेज इफ यू हैव नी पेन, बैक पेन, shoulder pain due to frozen shoulder. So exercise helps in this. Physiotherapy बहुत ही targeted muscles पे भी काम करता है. So geriatric rehab, individual geriatric based rehab is a best solution for the elderly people. इन सब से हट के एक सवाल पूछूंगी, जस्ट बिकॉज आई नो यू आर अ ऑटिज्म स्पेशलिस्ट टू, तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप ट्रीट मतलब ऑटिस्टिक बच्चों को आप ट्रीट कर रहे हैं, तो हाउ डू यू ट्रीट दीज चिल्ड्रन एंड डू दे रिस्पॉन्ड, और कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है उनका, बेसिकली क्या जर्नी रहता है इनका? यस, ऑटिज्म इज़ अ वेरी अम्ब्रेला टर्म, उसमें बहुत सारे सब डिविजन्स मैं बोल सकती हूँ. सो फिजियोथेरेपी उसमें रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहता है, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी. तो ये सब थेरेपीज़ को कंबाइन करके ऑटिज़म के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, बिकॉज उसमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए. एक नॉर्मल बच्चा है 1 साल का या 2 साल का, वो आपके पास से कोई चीज़ें मांग रहा है, बट ये जो बच्चे हैं वो आई कांटेक्ट नहीं करते, चीज़ें मांगते नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अरे उनको क्या चाहिए. सो जितना जल्दी बच्चों में डिटेक्ट हो ऑटिज़म, उतना जल्दी हमको उनको नॉर्मल ट्रैक पे लाना ईजी पड़ता है. जितना लेट हमको पता चलता है उतना बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादा बढ़ते जाते हैं. ऐसा कोई एक लाइफ में ऑटिज्म रिलेटेड केस आप शेयर करना चाहेंगे? यस, मैं एक बच्ची थी 2.5 years की. ओके. So she was diagnosed with autism. Both the parents were doctors. Oh, okay. Yes. तो उसमें जल्दी diagnose हुआ. So first they were not ready कि हाँ इसको autism है, हम माने. Acceptance पहला
ऑटिज्म में अगर बच्चों को ठीक होना है तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है कि हाँ Yeah. मेरे बच्चे को ऑटिज्म है एंड ही नीड्स सम थेरेपी. Hmm. सो ये जब आ गया तब आपका बच्चा जल्दी पेशेंटली अच्छा होगा. Hmm. So after treating her for at least 2.5 years Mhm. with my colleagues, Hmm. the fellow colleagues, Mhm. उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था. And now Okay. she is in senior KG doing activities very superbly. उसको ट्रेन नहीं करना पड़ रहा है. Now she listens. पहले कमांडिंग नहीं था, हम हाथ लगाते थे तो जोर जोर से रोती थी वो कि नहीं करना है मुझे. वो अपने मम्मी को भी पहचानती नहीं थी कि Oh, हाँ okay. ये मेरी मम्मा है. So now like she's she's surviving right. with normal students. Yes, she's normally. in normal school, Oh, CBSE okay. medium. So, Really? Yes, and Okay. doing excellent job. ओके तो फॉर अ सक्सेसफुल ऑटिज्म ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट किस एज से शुरू होना चाहिए मिनिमम लाइक हम बोलते हैं ना एक एज के बाद कि लेट हो गया अभी हाँ. ऐसा कोई एज है या फिर यू कैन स्टिल ट्रीट देम No, you can still treat them. There is no Okay. age barrier. एंड वंस यू गो फॉर द ट्रीटमेंट आप में कितना पेशेंस होना चाहिए 2 साल 3 साल रिजल्ट्स के लिए It depends on the individual and the Okay. efforts parents are taking. ओह ओके Yes, because इसमें एक ही चीज़ है, पेरेंट्स को पेशेंस बहुत रखना पड़ रहा है. क्योंकि नॉर्मल किड्स में कुछ हमको गोल अचीव करना है या एजुकेशन अचीव करना है तो वो हमें 1 मंथ 2 मंथ्स 2 वीक्स हम बोल सकते हैं. बट ऑटिस्टिक केस में ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं 1 मंथ में इसको आई कांटेक्ट दे दूंगा, 1 मंथ में मैं उसको ABCD सिखा दूंगा. नहीं, देयर आर फेजेस in autism. You need to be patient with it. Okay, so the structure fully depends on the patient, the child. Yes, the child. Okay. How tactfully or how good he is responding yeah. to the treatment. Okay, तो कई सारे पेरेंट्स मैंने खुद भी देखे हैं Yes. with who are dealing with children with autism. अगर ऐसे पेरेंट्स को आपसे कांटेक्ट करना है like I really feel you are very will be very much helpful for all those Thank parents. you. तो अगर इन्हें आपसे कांटेक्ट करना है तो हाउ डू दे कंसल्ट उनको आप तक आना पड़ेगा कल्याण या फिर दे कैन ऑल्सो कंसल्ट ऑनलाइन हाउ डू दे कांटेक्ट For consultation they can contact me online and for Okay. treatment they have to come to my center ओके in Kalyan. नाइस तो आपके जो भी डिटेल्स होंगे आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन Yes, एंड surely. they can contact you and I'm sure this will be very helpful for such parents. श्रेया जी हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म की तो आपके पास कोई ऐसा डेटा है रिलेटेड टू ऑटिज़म केसेस Yes, over 18 million people have been affected with autism 18 million people in this in our country or world in India. इंडिया में टोटल 18 मिलियन पीपल ऑटिस्टिक है Yes, ओह ओके 1 in every 36 child can be autistic. Detect हुआ है. 1 in every 36 Yes. ओह माय गॉड तो संख्या बहुत बड़ी है हमें लगता है हमें अक्सर दिखाई नहीं देते तो हमें लगता है कि हार्डली कुछ परसेंट में होंगे ये लोग बट 18 मिलियन इज़ अ बिग नंबर Yes. ओके श्रेया जी आई हैव ऑल्सो हर्ड समथिंग लाइक ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या है Osteoporosis is also called a silent bone thief. थीफ Yes. Okay. जो हमारे बोन्स में से कैल्शियम चुराता है उसको Okay. ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. ओके So it is decline in our bone density, calcium अच्छा. कम होना. Usually doctors 50 के post menopausal women को calcium supplements देते हैं. So वो osteoporosis को रोकने के लिए देते हैं. ओह ओके तो इसके बेसिकली इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर रोक नहीं पाए और हो गया किसी को तो व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स Frequent fractures देखने मिलते हैं. Height Okay. कम होना. हाइट कम हो जाती है Yes. Oh और my God. posture hunched. Okay. हमेशा ऐसे ही बैठे रहते हैं. So Oh. that we see in osteoporosis and every 1 in 3 above 50 वुमेन में दिखने मिलता है. तो इनमें बैलेंसिंग का भी इशू आता है ऐसे होने के फ्रीक्वेंट बाद फॉल के वजह से फ्रैक्चर्स जल्दी होते हैं. वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स जिसे स्ट्रेच फ्रैक्चर भी बोलते हैं देखने मिलता है इसमें. ओह माय और कोई चीज़ आप या फिर मैसेज में बोलूँ आप किसी को देना चाहेंगे फॉर स्पेशली फॉर दोज फैमिली मेम्बर्स जिनके घर में ऐसे केसेस है चाहे वो मेनोपॉजल हो
एल्डरली रिलेटेड हो या ऑटिज्म रिलेटेड हो, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनके फैमिली का सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने बोला। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, एक्टिव रहिए, और जीडियाट्रिक मतलब एल्डरली पेशेंट्स के साथ या एल्डरली पीपल के साथ बहुत पेशेंस से उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए। मतलब बैठे हैं, चलना नहीं आ रहा है, ये दर्द है, हाथ में मत दीजिए चीज़ें, थोड़ा उनको एनकरेज कीजिए फॉर एक्टिव वॉकिंग, एक्टिव लिविंग, और उनको उनके डिसीजंस लेने दीजिए। जैसे कि हमारे घर में बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी मैं अच्छे जॉब में हूँ, अच्छे पोजीशन में हूँ, तो मैं आपका डिसीजन लूँगा। नहीं, उनको डिपेंडेंट मत बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए एल्डरली को, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस रहेगा एंड दे विल वर्क गुड, दे विल लिव अ हेल्दी लाइफ। एनी हाउ उनको ये फील नहीं कराना है कि वो हम पे डिपेंडेंट है। यस, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल इज अ गुड boosting for them, motivation yes, for motivation them. for them। नहीं, मैं ये खुद कर पा रहा हूँ, मैं आज भाजी लेके आया, मैं आज वेजिटेबल्स लाया, मैं आपके लिए आज फ्रूट लाया। सो गिव देम अ स्मॉल टास्क जो उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ओके, यस, और ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट्स के लिए कि उनको पेशेंस रखना है, और एक एक स्टेप, एक एक हर्डल पेशेंस से ही आगे बढ़ाना है, और घाई नहीं, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, इम्पेशेंट नहीं होना है कि अरे इसको तो आ ही नहीं रहा है, इसको हो नहीं रहा है। सो पेशेंटली उनके साथ डील कीजिए। नहीं, दैट वाज रियली अ अमेजिंग केस जिसमें आपने बोला कि she is literally going to a normal CBSE school. Yes. Big achievement and big victory for those parents, and you as a doctor. Without a shadow teacher. Usually autism में shadow teacher देते हैं, मतलब shadow teacher बोलते हैं स्कूल के जो भी उनके काउंसलर अलॉट करते हैं। हाँ, yes. So उसको वो नहीं लग रहा है, so that is a very big achievement for a autistic child. Yes. Thank you so much श्रेया जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतना अच्छा मतलब मैसेज दिया सारे पेशेंट्स के घर वालों को। मेरा टारगेट यही है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उनमें एक पेशेंस आ जाए, सो दैट उनके घर में जो पेशेंट्स हैं उनमें मोटिवेशन आए टू गेट वेल सून। एंड उम्मीद करूँगी कि हम एक और ऐसा कोई अच्छा पॉडकास्ट ले आए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की एटलीस्ट कुछ टिप्स के द्वारा मदद कर पाए। श्योरली, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैं चाहूँगी कि आप एक और बार पार्ट 2 लेके आए, हमारे साथ जुड़ जाए, और ऐसे कुछ टिप्स लेके आए जो पेशेंट्स के लिए, उनके घर वालों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टाइम निकाल के आप यहाँ पर आए, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू। Thank you so much. I was very excited for the podcast, and the podcast was very good. Thank you for being a good host. Thank you so much.